मिडिल ईस्ट में एक ऐसा राजनीतिक बवंडर उठा है जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है और इस एक खबर ने इजराइल से लेकर अमेरिका और भारत तक भारी खलबली मचा दी है। बात सिर्फ एक नेता के जाने की नहीं है, बात उस खतरनाक खालीपन की है जो इस पूरे क्षेत्र को एक भयंकर और अनियंत्रित महायुद्ध की आग में धकेल सकता है। दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स इस समय अलर्ट मोड पर हैं। सबसे धमाकेदार खबर यह है कि खामेनेई की मौत के बाद भारत ने भी एक हिला देने वाला फैसला लिया है। सबसे बड़ा और सीधा सवाल जो पूरी दुनिया पूछ रही है वो ये कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता के जाने के बाद इजरायल और उसके विरोधियों के बीच चल रही ये भीषण जंग रुक जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट होने वाली है। जब भी किसी बड़े देश में सत्ता का केंद्र अचानक खाली होता है तो अंदरूनी गुटबाजी और ताकतवर बनने की होड़ मच जाती है। ऐसे में जो नए कमांडर या नेता उभर कर सामने आते हैं वो खुद को ज्यादा आक्रामक और ताकतवर साबित करने के लिए जंग को और ज्यादा भड़काते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वो पुराने नेता से भी ज्यादा सख्त हैं। इसलिए ये सोचना कि अब शांति हो जाएगी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में इजराइल पर होने वाले हमलों की रफ्तार और तीव्रता दोनों कई गुना बढ़ जाएंगी। इस पूरे टकराव में एक और बहुत बड़ा फैक्टर है प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है जब कोई देश सीधे तौर पर न लड़कर छोटे छोटे समूहों को फंडिंग और हथियार देकर अपने दुश्मन से लड़वाता है। अब तक जो एक कंट्रोल रूम से निर्देश आते थे वो कंट्रोल रूम अब बिखर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब अलग अलग गुट अपने हिसाब से इजराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर सकते हैं, जिससे हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे अहम और संवेदनशील मुद्दे पर। अगर जंग नहीं रुकती है और हालात बद से बदतर होते हैं तो इजराइल और ईरान में फंसे हजारों भारतीयों का क्या होगा? उन्हें वहां से सुरक्षित कैसे निकाला जाएगा? इस समय इजराइल में हमारे हजारों भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, नर्सेस हैं, स्टूडेंट्स हैं और आईटी प्रोफेशनल्स हैं। जैसे जैसे सायरन की आवाजें तेज हो रही हैं वैसे वैसे वहां बंकरों में बैठे भारतीयों के परिवारों की चिंता भारत में बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार इस पूरी स्थिति पर बाज की तरह नजर बनाए हुए है। इवैक्यूएशन यानी सुरक्षित निकासी के लिए एक बहुत बड़ा और फुल प्रूफ मास्टर प्लान पहले से ही टेबल पर तैयार रखा है। जब भी किसी युद्धग्रस्त इलाके से नागरिकों को निकालना होता है तो सबसे पहले कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन 2026 के इस दौर में जब एयर स्पेस किसी भी वक्त बंद हो सकता है, भारत सरकार ने अपने एयरफोर्स के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर को स्टैंड बाय पर रखा हुआ है। ये कोई आम विमान नहीं है, ये एक चलता फिरता किला है जो किसी भी मुश्किल हालात में उड़ान भर सकता है। इसके अलावा नेवी के बड़े जहाजों को भी अरब सागर के आसपास तैनात रखा गया है ताकि अगर हवाई रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए तो समुद्री रास्ते से एक सेफ कॉरिडोर बनाकर भारतीयों को निकाला जा सके। कूटनीतिक स्तर पर भारत के विदेश मंत्रालय ने इजरायल और बाकी पड़ोसी देशों के साथ एक हॉटलाइन स्थापित कर ली है। जब युद्ध चरम पर होता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है नागरिकों को उनके घरों या बंकरों से निकालकर सुरक्षित एयरपोर्ट या बंदरगाह तक पहुंचाना। इसके लिए लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। भारत ने इससे पहले भी ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय जैसे बड़े मिशन बहुत सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। हमारी एम्बेसी ने सभी भारतीयों को लगातार एडवाइजरी जारी करना शुरू कर दिया है और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार कर लिया है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में एक एक भारतीय को ट्रैक किया जा सके। जंग के इन लगातार बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को लेकर भी एक बहुत बड़ा और सख्त ऐलान कर दिया है। सरकार ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी भारतीय इस वक्त ईरान में हैं वो तुरंत वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपनी जानकारी रजिस्टर करवाएं। इसके साथ ही अगले आदेश तक किसी भी भारतीय नागरिक के ईरान जाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के संकेत दे दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर जरूरी यात्राएं तुरंत रद्द कर दी जाएं। जो लोग वहां हैं उन्हें हिदायत दी गई है कि वो अपनी मूवमेंट कम से कम रखें, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और अपने पास हमेशा एक इमरजेंसी किट तैयार रखें जिसमें जरूरी कागजात, पानी और कुछ मेडिकल सप्लाई हो। ये ऐलान बताता है कि भारत सरकार इस स्थिति को कितनी गंभीरता से ले रही है और किसी भी नागरिक की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। अब बात करते हैं कि इस पूरी जंग का सीधा असर भारत पर क्या पड़ने वाला है।
क्या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित रहेगी या इसका धुआं हमारे घरों तक भी पहुंचेगा? दोस्तों, आज की दुनिया पूरी तरह से ग्लोबल है। अगर मिडिल ईस्ट में एक पत्ता भी हिलता है तो उसका सीधा असर भारत के शेयर बाजार और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर होगा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। जब वहां अशांति होती है तो सप्लाई चेन टूट जाती है, जहाजों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अगर तेल की सप्लाई रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, और जब तेल महंगा होगा तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, जिसका सीधा मतलब है कि दाल, चावल, सब्जी से लेकर हर रोजमर्रा की चीज की कीमत बढ़ जाएगी। इसे हम इन्फ्लेशन या महंगाई कहते हैं। दूसरा बड़ा असर हमारे व्यापार पर पड़ेगा। भारत का ईरान और इजराइल दोनों के साथ बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध है। ईरान में हमारा चाबहार पोर्ट है, जो भारत के लिए सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर ईरान में अस्थिरता आती है तो चाबहार पोर्ट का ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के साथ भारत के बहुत गहरे डिफेंस और टेक्नोलॉजी के समझौते हैं। इजराइल भारत को बहुत सी आधुनिक मशीनरी और कृषि तकनीक देता है। अगर इजराइल लंबे समय तक जंग में फंसा रहता है तो ये सारी सप्लाई रुक सकती है, जिससे भारत के कई अहम प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया के बाकी सुपर पावर्स पर। क्या ये जंग और ज्यादा बड़ी हो जाएगी? क्या हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल डराने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे के तर्क को समझना बहुत जरूरी है। 2026 की दुनिया पूरी तरह से दो बड़े गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ वो देश हैं जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं, उन्हें हथियार और कूटनीतिक समर्थन दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो देश हैं जो ईरान और उसके सहयोगी समूहों को बैक कर रहे हैं। जब दो गुट इस तरह आमने सामने आ जाते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। अगर इस टकराव में किसी भी बाहरी सुपर पावर ने सीधे तौर पर एंट्री ली या किसी के फाइटर जेट्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, तो ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह जाएगी। ये एक रीजनल वॉर यानी क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगी, जिसमें इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देश भी पूरी तरह से कूद पड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी। लेकिन इस पूरी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल में भारत का स्टैंड क्या है? भारत की विदेश नीति इस वक्त दुनिया के लिए एक केस स्टडी बनी हुई है। भारत ने बहुत ही संतुलित और परिपक्व तरीके से अपना स्टैंड रखा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि हम किसी भी तरह के उग्रवाद या हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही हम आम नागरिकों के नुकसान के भी सख्त खिलाफ हैं। भारत की कूटनीति का सबसे मजबूत पहलू ये है कि आज हम इजराइल के प्रधानमंत्री से भी सीधी बात कर सकते हैं और उसी वक्त ईरान के नेतृत्व के साथ भी संपर्क साध सकते हैं। ये कूटनीतिक ताकत बहुत कम देशों के पास है। हमारी प्राथमिकता किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना है। इस बदलते सिनेरियो में आपको कुछ तकनीकी पहलुओं को भी समझना होगा। आजकल के युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, इसे हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जाता है। इसमें साइबर अटैक्स, इंफॉर्मेशन वॉर और इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध शामिल होते हैं। अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम देखेंगे कि इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जा सकता है, बैंकिंग सिस्टम को हैक करने की कोशिश हो सकती है। इन सब का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर इतना गहरा होगा कि उबरने में कई साल लग जाएंगे। इसलिए भारत अपने साइबर डिफेंस को भी लगातार मजबूत कर रहा है, ताकि किसी भी बाहरी डिजिटल हमले से हमारे सिस्टम सुरक्षित रहें। दर्शकों, ये पूरा घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। हर घंटे एक नई खबर, एक नया बयान आ रहा है जो पूरे समीकरण को बदल देता है। जो हालात आज हैं, जरूरी नहीं कि कल भी वैसे ही रहें। सुप्रीम लीडर के बाद जो भी नया चेहरा सामने आएगा, उसकी नीतियां ही तय करेंगी कि मिडिल ईस्ट शांति की तरफ जाएगा या फिर एक ऐसी तबाही की तरफ जिसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। भारत के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत ही क्रिटिकल होने वाले हैं। हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स और हमारा पूरा डिप्लोमेटिक सिस्टम 24 घंटे काम कर रहा है। हमें अपने सिस्टम पर और अपनी लीडरशिप पर पूरा भरोसा रखना होगा कि वो इस मुश्किल वक्त में देश को और हमारे नागरिकों को सुरक्षित निकाल लेंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ इजराइल पूरी तरह से आक्रामक मोड़ में है, तो दूसरी तरफ बिना सुप्रीम लीडर के ईरान में एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा उबल रहा है।
एक छोटी सी गलतफहमी, राडार पर दिखा एक अनजान ड्रोन या एक गलत बयान इस पूरी दुनिया को उस युद्ध में धकेल सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या मिडिल ईस्ट में अब कोई नया सुपर पावर एंट्री लेने वाला है? क्या भारत को अपने क्रूड ऑयल के लिए कोई नया रास्ता खोजना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के अंदर चल रही सत्ता की इस गुटबाजी से कोई ऐसा नया संगठन पैदा होगा जो इस पूरे इलाके के लिए इजराइल से भी बड़ा खतरा बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब समय के गर्भ में छुपे हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाला समय बहुत ही रोमांचक और दुनिया की दिशा तय करने वाला होगा। क्या आपको लगता है कि इस पूरी जंग के पीछे किसी और सुपर पावर का अदृश्य हाथ काम कर रहा है, या फिर ये मिडिल ईस्ट के पुराने वर्चस्व की एक नई लड़ाई है? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है? क्या भारत की इवैक्यूएशन रणनीति इस बार भी सफल रहेगी? अपने विचार और अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आप जियोपॉलिटिक्स को कितनी गहराई से समझते हैं।